वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत कंट्रोल लाइन की सूरत हाल पर जायजा इजलास। नवाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान ने LOC पर भारत की तरफ से सीज फायर की खिलाफ वर्जी पर हद दर्जा तहम्मुल का मुजाहरा किया। जानबूझकर शहरी आबादी को निशाना बनाए जाने को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। जंग PP78 ज़िमनी इंतखाब। नासिर आज़ाद और मसूद जंगवी में नजरियाती और सियासी टाकरा। नेक्टा की वॉच लिस्ट में शामिल अहले सुन्नत वल जमात का अमली सियासत में हिस्सा लेना नेशनल एक्शन प्लान पर एक सवालिया निशान। बीट मी और खवातीन की बीट मी की पुकार। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वॉइस। मैं हूं अंबर शमसी। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंग बंदी के मुआहदे की भारतीय खिलाफ वर्जियों पर आखिरी हद तक सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा कर चुके हैं। इन खिलाफ वर्जियों पर सिफारती इक़दाम पर गौर करने के लिए वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत आला सतह के इजलास के बाद ये बयान सामने आया। इजलास में भारत की जानिब से एम्बुलेंस को निशाना बनाने को बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी भी करार दिया गया। जारियत इंडिया की जानिब से, सब्र पाकिस्तान की जानिब से। इंडिया बार बार बिला इश्तियाल फायरिंग के जवाब ढूंढ रहा है और पाकिस्तान बैक फुट पर नजर आ रहा है। नरेंद्र मोदी ना अटल बिहारी वाजपेयी हैं ना मनमोहन सिंह हैं, तो एक हिंदू कौम परस्त हुकूमत से किस तरह से निपटा जाए। लेकिन खारजा पॉलिसी के मसाइल से हटकर प्रोग्राम में हम नज़र डालेंगे एक ज़िमनी इंतखाब पर जो फ़िरका वराना फसादात से भरपूर ज़िला जंग में हो रहा है। इस इंतखाब का एक उम्मीदवार जो मुख्तलिफ तकारीर में अहले तशहीह के ख़िलाफ़ नफ़रत फैला रहा है, जिसका शिद्दत पसंद मलिक इसहाक से करीबी ताल्लुकात रहे हैं, लेकिन इंतखाब में से कोई सियासी जमात रोक नहीं पा रहे। शुरू करते हैं टॉप स्टोरी से। इंडिया, कश्मीर और पाकिस्तान, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पे मौजूद है हिना रब्बानी खर, साबिक वजीर खारजा। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का हिना साहिबा। चारों तरफ से कंस्पिरेसीज के घेराव में है। अफगानिस्तान में आपने देखा है कि हमारे ताल्लुकात जहाँ पे हमारी हुकूमत छोड़ के गई थी वहाँ से पता नहीं कितने दूर जा चुके हैं। इंडिया के साथ इन्होंने आते साथ डायलॉग करने की कोशिश की, बट उसके बाद आपने देखा है कि एक के बाद दूसरा इंसिडेंट और फिर कश्मीर में जो ग्रोस ह्यूमन राइट्स वायलेशन और जेनोसाइड हो रही है इंडिया के हाथों, उस पे पाकिस्तान का रिएक्शन आपको कैसे ठोस नजर आएगा जब पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस ही हेडलेस आपको नजर आ रहा है। जब एक हुकूमत अपनी इंटेंट यहाँ से शो करी है कि उसने एक फॉरेन मिनिस्टर तक अपॉइंट करने की गुजारिश नहीं की, तो आपको कैसे दूसरा मुल्क बैकफुट या अपना मुल्क बैकफुट में नजर आएगा और दूसरे मुल्क के ऊपर कैसे प्रेशर पड़ेगा। अब देखिए, इस तरह का कभी भी कोई इंसिडेंट हो या सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स हो, जो कि अब हम इनको यकीनन सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स कह सकते हैं, तो आपके पास क्या ऑप्शंस होती हैं। सबसे पहली ऑप्शन आपके पास होती है उस मुल्क के ऊपर डिप्लोमेटिक प्रेशर डालना। ठीक है, आप मुझे बताएं कि इस वक्त आपको डिप्लोमेटिक प्रेशर इंडिया के ऊपर नजर आ रहा है या पाकिस्तान के ऊपर नजर आ रहा है। हालांकि पाकिस्तान के पास वजह भी है और ठोस वजूहात हैं कि वो प्रेशर डाल सकते हैं। एक एम्बुलेंस को निशाना बनाया गया, जैसे आपने कहा, ग्रोस ह्यूमन राइट्स वायलेशन एम्बुलेंस को अभी निशाना बनाया गया, बट उससे पहले कश्मीर में जो जेनोसाइड हो रही है, जो स्टेट टेररिज्म हो रहा है, जिसके ऊपर में एक कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जिसमें आपको इंटरनेशनल रिकग्निशन ना मिले, जिसमें दूसरे मुल्क वो जो इंसिडेंट हो रहा है या जेनोसाइड हो रहा है या ह्यूमन राइट अब्यूज हो रहा है उसको माने ना, यहाँ पे आपको वो नहीं नजर आ रहा। न्यूयॉर्क टाइम्स इसके ऊपर स्टोरीज लिख रहा है, गार्डियन इसके ऊपर स्टोरीज लिख रहा है कि इंटरनेशनल रिकग्निशन ऑफ इंडिया की कितनी ह्यूमन राइट्स अब्यूज हैं और स्टेट टेररिज्म है वो आपको नजर आ रहा है। लेकिन क्या हमने उसको एक्सप्लॉइट कर सके, क्या हम उसके ऊपर प्रेशर डाल सके, क्या हम डिप्लोमेटिक प्रेशर के थ्रू इंडिया के बिहेवियर को इंजीनियर कर सके या चेंज कर सके, उन सारे सवालात का जवाब आपको ऑब्वियसली ना में नजर आता है। और ये यकीनन हुकूमत की बहुत सारी खामियां हैं और बहुत सारी नाकामियां हैं, लेकिन ये एक नाकामी ऐसी है जिससे पाकिस्तान के ऊपर भारी असर पड़ रहा है, जिसपे हमारे सिविलियंस अब जाने दे रहे हैं, हमारे सोल्जर्स LOC के ऊपर शहीद हो रहे हैं, शहीद होते हैं और शहीद होते हैं एक दफा नहीं, मतलब ये भी एक ऑलमोस्ट ऑन अ वीकली बेसिस या एक आपको उसमें पूरा ट्रेंड नजर आ रहा है। तो इस तरह का जब दूसरे मुल्क की तरफ से हो रहा हो बॉर्डर के ऊपर, तो उसकी रिकग्निशन दुनिया में ढूंढना कोई मुश्किल बात नहीं हो सकती अंबर। मतलब हमने सलाला के वक्त जहाँ पे अमेरिका ने पाकिस्तान के सोल्जर्स को शहीद किया,
ہم نے اس امریکہ جیسے ملک کے ساتھ 1 سال کے اندر ڈائیلاگ کے جو ہمیں چاہیے تھا، ہماری ڈیمانڈس تھیں، اپالوجی کروائی ان کے نہ چاہتے ہوئے. ان کے ڈیفینس سیکرٹری تک نے کہہ دیا تھا کہ پاکستان از ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ این اپالوجی، بٹ ہم نے ڈپلومیٹک پریشر ڈال کے امریکہ کے اوپر ڈپلومیٹک پریشر ڈال کے ان سے جو کروانا چاہتے تھے وہ کروایا. اور یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نریندر مودی جو کہ ویزا تک تو ان کو ملتا نہیں تھا یونائٹڈ اسٹیٹس کا، تو ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ دنیا سے چھپا نہیں ہوا. اس کے باوجود ہمارا ڈپلومیٹک پریشر انڈیا کے اوپر اس وقت نیگیٹو زون میں جا رہا ہے، 0 ہے. لیکن ایک یہ بھی بات جائز ہو سکتی ہے کہ نریندر مودی کی حکومت جو ہے اس طرح کا جو گورنمنٹ ہے، اس سے پہلے پاکستان کا نہیں ہے، اس سے پہلے جو بھی گورنمنٹ تھی، چاہے بی جے پی کی ہو یا کانگریس کی ہو، وہ چاہے انٹرنیشنل پریشر ہو یا کسی اور وجہ سے وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے، ڈی ایسکلیشن پر مان جاتے تھے. دیکھیں امبر، میں پھر سے یہ کہوں گی کیونکہ ڈائیلاگ کسی نہ کسی طرح سے ان کے ساتھ جاری رہتا تھا. کوئی بیک چینل ہو جاتا تھا، کوئی آپ ان کو ریچ آؤٹ کرتے تھے، ان کو بتاتے تھے کہ اس کے اوپر ہمارا کیا رد عمل ہو سکتا ہے، کیا رسپانس ہو سکتا ہے، ہم کیا کیا کر سکتے ہیں. تو سچویشن ان کو بھی لگتا تھا کہ ان کے حق میں ہے کہ ڈی ایسکلیٹ ہو جائے. اب مجھے پتا ہے کہ ڈی جی ایم اوز نے ایک دوسرے سے بات کی اور ہم نے پہل کی. اس میں یہاں پہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزرز بھی موجود ہیں اور وہاں ان کے درمیان میں بھی ڈائیلاگ ہو سکتا ہے. لیکن ایک ملک سامنے کھڑا ہو کے ایک استحکام اور ایک اچھی پوزیشن پہ کھڑا ہو کے ان کے ساتھ بات کرنے کے قابل بنانا ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے. اور انفارچونیٹلی آپ جو سگنل پوری دنیا میں دے رہے ہیں وہ یہ دے رہے ہیں کہ یہاں پہ کیوس ہے، یہاں پہ میہم ہے، یہاں پہ کوئی کسی چیز کو سیریس نہیں لے رہا. اگر پرائم منسٹر صاحب نے خود ہی یہ پورٹ فولیو اپنے پاس رہنا ہے تو پھر پوری کیبنٹ کا مطلب، اگر یہ اتنا غیر ضروری ہے اس وقت، یہ پورٹ فولیو اتنا غیر ضروری ہے جو کہ ہمیشہ پہلے 3 موسٹ امپورٹنٹ پورٹ فولیوز مانے جاتے ہیں، ان میں ہوتا ہے، تو اٹ شوز نہ گورننس پہ انٹرسٹ ہے، نہ ملک کے استحکام میں اور نہ ملک کی بقا میں. اچھا، پھر نیکسٹ اسٹیپ جو ہے، کیونکہ آج جو میٹنگ ہوئی تھی، جو اجلاس ہوا تھا وزیر اعظم کی زیر صدارت، اس میں یہ کہا تھا کہ سفارتی اقدامات پر غور کیا گیا ہے. کیا ہو سکتا ہے ایٹ دس پوائنٹ؟ آپ امریکہ کو لا سکتے ہیں. آج بورس جانسن جو ہیں، جو یو کے فارن منسٹر، ان کا بھی دورہ تھا. آر یو گوئنگ ٹو برنگ ان انٹرنیشنل پلیئرز؟ دیکھیں the way آپ نے ڈپلومیٹک پریشر کس چیز کو کہتے ہیں کہ انڈیا کو آپ کے فرینڈس کے، آپ کے جو پارٹنرز ہیں اور پوری دنیا کے تھرو یہ بتوایا جائے یا ان کے اوپر کیا جائے کہ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ہنا ربانی کھر. لیکن اب ہم بریک پہ جا رہے ہیں اور بریک کے بعد جھنگ میں جنگ، اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ٹو دا شو. جنگ PP-78 کا ضمنی انتخاب 1 دسمبر کو ہونے جا رہا ہے اور جنگ کا سیاسی درجہ حرارت بڑھا ہوا ہے. اس کی اہم وجہ حکمراں جماعت کے نامزد امیدوار آزاد ناصر اور اہل سنت والجماعت کے حمایت یافتہ مسرور جھنگوی کے درمیان سخت سیاسی اور نظریاتی مقابلہ ہے. مزید تفصیل اس رپورٹ میں. 7 اکتوبر 2016 کو سپریم کورٹ کی جانب سے رکن صوبائی اسمبلی راشدہ یعقوب شیخ کو نااہل قرار دیے جانے پر الیکشن کمیشن نے PP-78 میں ضمنی انتخاب کے لیے 1 دسمبر کی تاریخ مقرر کر رکھی ہے. اس ضمنی الیکشن کو توجہ اس وقت ملی جب وزارت داخلہ کی واٹ لسٹ پر مذہبی تنظیم اہل سنت والجماعت کے سینئر رہنما احمد لدھیانوی نے ضمنی انتخاب لڑنے کا اعلان کیا. اس اعلان کے بعد حکومت کے نیشنل الیکشن پلان کے حوالے سے بھی کئی اعتراضات اٹھائے گئے، کیونکہ حکومت کی جانب سے ایک طرف تو تنظیم کو واٹ لسٹ پر ڈالا گیا جبکہ دوسری طرف عملی سیاست میں متحرک ہونے کے مواقع بھی دیے گئے. اس بحث کو اس وقت تقویت ملی جب گزشتہ ماہ PTI کے دھرنے کے باعث وفاقی دارالحکومت میں دفعہ 144 کا نفاذ کرتے ہوئے کسی بھی طرح کے اجتماع پر پابندی لگائی گئی، جبکہ اسی وقت اہل سنت والجماعت نے اپارا میں اپنا بڑا اجتماع کیا. ان تمام امور پر آواز اٹھنے کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن نے اہل سنت والجماعت کے امیدوار احمد لدھیانوی کو اپنے اثاثے چھپانے پر ضمنی انتخابات کے لیے نااہل قرار دے دیا. اہل سنت والجماعت نے ان کی جگہ مسرور نواز جھنگوی کو اپنا حمایت یافتہ امیدوار نامزد کر دیا. یاد رہے مسرور نواز جھنگوی حق نواز جھنگوی کے صاحبزادے ہیں جن کے نام پر کالعدم جماعت لشکر جھنگوی بنی اور مختلف اجتماعات میں فرقہ وارانہ بیانات پر خبروں کی زد میں رہے ہیں. اس الیکشن کی تیسری وجہ شہرت اس حلقے سے خواجہ سرا میڈم بوٹا کا بھی انتخابات میں حصہ لینا ہے. جنگ کی سیاست عمومی طور پر نظریاتی سیاست ہے اور اس وقت جنگ کے سیاسی میدان میں حکمران جماعت کے آزاد ناصر اور اہل سنت والجماعت کی حمایت یافتہ مسرور جھنگوی میں سخت ٹاکرا متوقع ہے. نیکٹا کی واچ لسٹ میں ہونے کے باوجود اہل سنت والجماعت کا عملی طور پر انتخابات میں حصہ لینا جہاں ایک جانب مشکوک
सरगर्मियों में मुलविस तंजीमों के खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान के तहत लिए गए इकदाम पर एक सवालिया निशान है। वहीं ये पाकिस्तान के इंतखाबी अमल में भी इस्लाहात का तकाजा करता है। इस ज़िमनी इंतखाब के बारे में मज़ीद इंसाइट और जंग की सियासत के बारे में बताने के लिए हमारे साथ जंग से मौजूद हैं शेख वकास अकरम, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, और लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है समाजी कारकुन जिब्रान नासिर। आप दोनों का बहुत शुक्रिया वक्त देने का। शेख साहब, आपसे पहले शुरू करूँगी। ऐसा होता रहा है कि अहले सुन्नत वल जमात, जिसको सिपाही सहाबा जो कालदम तंजीम है उसका पॉलिटिकल विंग कहा जाता है, इनके उम्मीदवार ना सिर्फ खड़े होते हैं या उनको हिमायत मिलती है उसकी तरफ से, लेकिन साथ साथ सियासी जमातें जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी शामिल है, उनके साथ गठजोड़ करते हैं, अलायंसेस करते हैं। देखिए, माजी में उम्मीदवार तो इन कलदम जमातों के खड़े होते भी रहे हैं और जीत के कौमी और सूबाई असम्बलियों के मेंबर भी बनते रहे हैं और कौमी और सूबाई असम्बलियों में बैठते भी रहे हैं। जहाँ तक सियासी जमातों का ताल्लुक है, मुझे ये पता है कि हर जमात ने किसी न किसी हवाले से किसी न किसी वक्त इनके साथ गठजोड़ जरूर किया है, मगर इस वक्त देखना ये है कि कौन सी जमात इनसे लड़ रही है और कौन सी जमात जो है वो इनको हराना चाहती है। और ये बड़ा वाज़ेह है कि इस वक्त जो मेन कैंडिडेट कलदम जमात के खिलाफ है वो PMLN का है और इस वक्त PMLN की क़यादत, जो लोकल क़यादत और सूबाई और मरकजी क़यादत अपना पूरा फोकस इस बात पे किए हुए है कि हम किसी हवाले से भी ये नहीं चाहते कोई कलदम जमात वक्त इलेक्शन जीत के आए और एक गलत मैसेज जो है वो मैसेज को मिले, तो इंशाल्लाह ये इनको शिकस्त पाश की जाएगी और वो PMLN ही देगी। ठीक है जिब्रान, आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा है कि मसरूर जंगवी को नाअहल करार दिया जाए। कुछ तफसील बता सकते हैं कि आपकी क्या वजह क्या है, क्या प्रूफ है, क्या वजह है कि आपने पेश की है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान? देखिए जी, पाकिस्तान ने 1997 में इंसदादी दहशतगर्दी का कानून बनाया, जिसके तहत 4th शेड्यूल भी एक लिस्ट सामने आई और 4th शेड्यूल वो लिस्ट है जिसमें अगर आप किसी इंसान को शामिल कर दें तो उस इंसान से तवक्को की जाती है कि वो किसी भी पब्लिक इंगेजमेंट में हिस्सा नहीं लेगा और ख़ास तौर पे किसी ऐसी जगह तो बिल्कुल नहीं जाएगा जहाँ 21 साल से कम उम्र के लोग हों, चूँकि उसे एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस समझा जाता है, चूँकि उस पर शक व शुबा होता है कि वो फ़िका वराना या दहशतगर्दी जैसे जराइम के अंदर मुलव्विस है। और 2008 में लाहौर बेंच का फुल बेंच का जजमेंट है जिसके तहत चौधरी आबिद रज़ा को डिस्क्वालीफाई किया गया था इस बेसिस के ऊपर कि वो 4th शेड्यूल में हैं। ये इस्टेब्लिश लॉ है इस मुल्क का कि 4th शेड्यूल के लोगों को आप इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं देंगे। मसरूर जंगवी साहब का नाम 9 मई 2014 से 4th शेड्यूल के अंदर है। ये उस लिस्ट का मैं हवाला दे रहा हूँ, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। और इस लिस्ट के अंदर अगर आप जूम करेंगे तो ये स्टैंप है, ये आपके रिटर्निंग ऑफिसर जंग का है, तनवीरुल हसन का। ये वो लिस्ट है जो कि उसके सामने दी गई थी, जिसके नतीजे में आखिर में लुधियानवी साहब इलेक्शन ट्राइब्यूनल से डिस्क्वालीफाई हुए थे 4th शेड्यूल पे होने पे। इसी लिस्ट में मसरूर जंगवी का भी नाम है। जब एक जगह आप लोगों को कलअदम करार देते हैं और 4th शेड्यूल में डालते हैं तो आप कौम को बताते हैं दहशतगर्द हैं, इनसे बच के रहो। दूसरी जगह आप जब इनको सियासी सरगर्मियों की और जलसे जुलूस की इजाज़त देते हैं तो ये अपने असर सूख को इस्तेमाल करते हुए अपने मेंबर्स रिक्रूट करते हैं और उन लोगों के लिए ये मजहबी रहनुमा या पॉलिटिकल लीडर बनते हैं। तो दरअसल आपस में लड़ती है अवाम। आधे लोग कहते हैं फ़लाँ इंसान दहशतगर्द है, आधे लोग कहते हैं फ़लाँ इंसान सियासी रहनुमा है। इस वक्त कौम इसमें गवर्नमेंट जो है ये कॉम्प्लिसिट है। और मैं यहाँ पे एक बात कहते चलूँ कि जो इस वक्त आज़ाद नासिर साहब है जिनका हवाला दिया जा रहा है नून लीग का, आज़ाद नासिर ने अपनी खुद की सियासत का आगाज़ काउंसलर का इलेक्शन लड़के किया था, जिसके अंदर उसने अहले सुन्नत वल जमात और अहमद लुधियानवी की शक्लें अपने पोस्टर पर लगाई थी और उनकी सपोर्ट से किया था। और अभी भी जब ये नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहा है, चूँकि मैं किसी फ़िक्के या मजहब के खिलाफ नहीं, कलअदम जमातों के खिलाफ हूँ, तो अभी भी आज़ाद नासिर साहब ने एक और कलअदम जमात है इस्लामी तहरीक, जिसके जनरल सेक्रेटरी से मिल के 3-4 दिन पहले उनकी हिमायत हासिल की है, तो वो भी कलअदम जमात की मदद लेके एक दूसरी कलअदम जमात के उम्मीदवार से लड़ रहे हैं। तो जंग के अंदर ECP को फौरी नजरसानी करने की जरूरत है कि हमारे इलेक्शन रूल्स का मजाक उड़ाया जा रहा है। शेख साहब, जैसे जिब्रान नासिर ने कहा कि जब लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस हुए थे तो फिर हिमायत हासिल की थी अहले सुन्नत वल जमात की और अब मुकाबला हो रहा है, तो ये तो थोड़ी सी मुनाफिकत नहीं हुई? नहीं जी, नहीं, मुनाफिकत वाली बात नहीं है। नासिर जिब्रान साहब माशाल्लाह इनकी बड़ी एफर्ट है और इनकी इस मुल्क में बड़ी स्ट्रगल है इन जमातों के खिलाफ और हम उसको सराहते हैं और इनके स्टैंड को सराहते हैं जो ये कलअदम जमातों के खिलाफ लेते हैं। बट इसमें थोड़ा सा फर्क है। बल्दियाती इलेक्शंस के दौरान लोकल धड़े जो हैं वो
मुख्तलिफ पार्टियों के तकसीम हो गए थे, जिस हवाले से बहुत से लोग जो मुस्लिम लीगी थे, कहीं उनको टिकट्स मिले, कहीं पे नहीं मिले। आपको पता है कि लोकल जो सियासत, जो लोकल इलेक्शन होता है वो बड़ा अहम होता है, बिरादरियाँ पुश करती हैं और उसमें कई दफ़ा वो अपने सियासी लीडरान को भी ओबे नहीं करते और बल्कि हमें भी वो इनकार कर देते हैं। बहुत से हमारे अपने लोगों ने हमारे कैंडिडेट्स के खिलाफ इलेक्शन लड़े, जीते भी सही और हारे भी सही। इसी हवाले से आज़ाद नासिर जो कि मुस्लिम लीग नून के थे, उन्हें जिस वक्त टिकट अवार्ड नहीं हुआ और उनके मुखालिफ को टिकट अवार्ड कर दिया गया, तो फिर उन्होंने हर तरह से और हर पार्टी से सपोर्ट ली। मैं इससे नासिर जिब्रान साहब से बिल्कुल वो नहीं करता, इख्तलाफ नहीं करता, मगर अभी देखना ये है कि इस वक्त वो आज़ाद नासिर ही है जो सहाबा और लश्कर जंगवी के, लेकिन वो ऐसे उम्मीदवार हैं जब उनको ज़रूरत महसूस हुई थी तो उन्होंने उनके शक्लें जो हैं उनकी हिमायत हासिल की और फिर पोस्टर पे लगाई उनकी शक्लें। भी आप क्या बात कर रही है? इस मुल्क में बहुत बड़ी बड़ी सियासी जमातें जो है जब उनको जरूरत पड़ती है तो वो ये कर लेती हैं। तो ये तो बेचारा एक छोटा सा काउंसलर था, आपको काउंसलर का वो इशू है और वो दूसरा नहीं है। मैं इस बहस में नहीं जाता क्योंकि मैं उस बेचारे की इस एफर्ट को इस वक्त जाया नहीं करना चाहता जो उसने अपनी जिंदगी दाव पे लगा के इस वक्त वो खड़ा है उनके खिलाफ। उस बेचारे को हमारी सपोर्ट चाहिए, उसको हमारा एतराज और हमारी तनकीद नहीं चाहिए। इट विल नॉट सपोर्ट हिम। इस वक्त वही आदमी है जो पिन पॉइंट पर्सन है जो हक नवाज जंगवी के बेटे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा है एंड ही नीड्स ऑल सपोर्ट दैट वी कैन गिव हिम व्हिच वी आर। ठीक है जिब्रान शेख साहब ने एक बात की थी कि ज़िंदगी जो है उनको धमकियां भी मौसूल हो सकती हैं, ज़िंदगी दाव पे लगा रहे हैं। हुई है, बिल्कुल हुई हैं। तो रिटर्निंग ऑफिसर्स जो हैं जिनका काम है ऐसे उम्मीदवार को नाअहल करार देना, फोर्थ शेड्यूल पे उनका नाम है, उनको भी तो थ्रेट। देखिए जी, मैं आज़ाद नासिर साहब के ज़ात के बारे में कोई बात नहीं करूँगा। मुझे इतना पता है कि आप एक डाकू से लड़ने के लिए दूसरे डाकू को ये कह के नहीं लाते कि जी वो कम दर्जे का डाकू है या उसकी चोरी पुरानी हो गई। आपको चाहिए था कि आप लश्कर जंगवी को या सिपाही साहबा को या किसी भी कलअदम जमात का किसी फ़िक्र या मसलक ताल्लुक हो उसे इलेक्शन की रेस में शामिल ही न होने दें। और सियासी पार्टियों को चाहिए था कि इनसे दूर रखें, मगर सिर्फ सियासी पार्टी इसमें शामिल नहीं है। अगर थोड़ी सी हम अपनी तारीख देखेंगे तो जनरल मुशर्रफ जो कि मॉडरेट इस्लाम की बात करते थे, सिपाही साहबा को कलअदम करार देने के बाद आज़म तारिक को इलेक्शन लड़वाया था और उसका एक कीमती वोट हासिल करके यूसुफ जमाली को उन्होंने एक वोट से प्राइम मिनिस्टर बनाया था। 2008 के अंदर शहबाज शरीफ जो पंजाब के सीएम हैं, उन्होंने भक्कड़ के अंदर इनसे अहले सुन्नत वल जमात से का कहते हैं इत्तेहाद करके अनअपोज इलेक्शन लड़ा था चीफ मिनिस्टर बनने के लिए। जब सूबे का चीफ मिनिस्टर यहाँ बना होगा और फिर कलअदम जमात के लोग रिटर्निंग अफसर को या किसी पार्टी के अफसर को कहते हैं नुमाइंदे को डराएंगे धमकाएंगे तो पुलिस कार्रवाई करे ना, पुलिस एक्शन ले। मगर पुलिस क्या कार्रवाई एक्शन करे जब पार्टी की पूरी लीडरशिप इनसे इत्तेहाद करके बैठी हुई है? तो मैं कुछ बात कहूँ इस पे? जी बिल्कुल शेख साहब, अगर मुख्तसर टाइम कम है। मैं नहीं समझता कि इस वक्त पार्टी की लीडरशिप इत्तेहाद करके बैठी है। आप इस बात को समझें, इस वक्त सारी क़यादत सूबे से लेके लोकल सतह तक मेरे समेत वो सब ये इलेक्शन अपनी पूरी हिम्मत से लड़ रहे हैं। इस नौजवान के कागज इसलिए उस वक्त किसी ने चैलेंज नहीं किए कि उस वक्त लुधियानवी सामने उम्मीदवार था, लुधियानवी के कागजात चैलेंज किए। रिवायती तौर पे लुधियानवी के कागज चैलेंज होते रहे मगर किसी जज ने आज तक हिम्मत नहीं दिखाई। तो लोग यही समझते थे कि हम इसके कागजात चैलेंज करेंगे और शायद लुधियानवी डिस्क्वालीफाई नहीं करेगा होगा, इसलिए मसरूर के कागज किसी ने चैलेंज ही नहीं किए उस वक्त। अब हमारे लिए यही प्रॉब्लम है, लुधियानवी डिस्क्वालीफाई हो गया, ये नौजवान सामने आ गया, रिटर्निंग ऑफिसर के सामने किसी ने इसके कागज चैलेंज नहीं किए। अब मैं जिब्रान साहब को भी इत्तला देता चलूं कि एक दो दिनों में वैसे वो फाइल तो हो गई है, एक दो दिनों में एक रिट जो है वो मसरूर के खिलाफ भी हाई कोर्ट में दायर हो रही है। ठीक है, वो उन्होंने तैयार हो गई है और वो रिट को वारंटो मेरे ख्याल में उन्होंने कोई दाखिल की है। उस पर हमें उम्मीद है कि अदालत आलिया मसरूर हक नवाज जो है इसको डिस्क्वालीफाई कर देगी और उसके बाद जैसे उन्होंने कहा कि 2000 नाअहल करार दिया जाएगा। मैं अपने दोनों मेहमानों को शुक्रिया अदा कि वक्त की कमी की वजह से अब हमें ब्रेक पे जाना है और ब्रेक के बाद हम देखेंगे कि ख़वातीन खुद क्यों कह रही हैं बीट मी। वेलकम बैक टू द शो। 25 नवंबर ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद का आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन का मकसद ख़वातीन के ख़िलाफ़ बढ़ते हुए घरेलू तशद्दुद के बारे में आगाही है। जेंडर पैरिटी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 80% ख़वातीन किसी न किसी शक्ल में घरेलू तशद्दुद का शिकार रहती हैं। हाल ही में मंजर आम पर आने वाली एक तशहीरी मुहिम में ख़वातीन खुद ही कह रही हैं कि मुझे मारो, लेकिन कैसे, देखिए इस वीडियो की छोटी सी झलकी में।
With your fists. Beat me with your feet. Beat me with your voice. इस मुहिम के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में आयशा मुख्तार जो अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा हैं, और कराची स्टूडियो में हमारे साथ डॉन न्यूज़ की आलिया चुगताई हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आयशा, इसका मकसद, मोटिवेशन क्या था इस कैंपेन के बारे में, और आपको लगता है कि जो ऑडियंस आप चाहते थे उस तक रसाई हुई है, डिबेट जो चाहते थे वो खुली है, बनी है? मैं सबसे पहले तो मैं UN Women के बिहाफ पे आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि एक इंतहाई अहम कैंपेन और मौजू पे आपने हमें मौका दिया है बात करने का। इसका मकसद हमारे लिए बहुत क्लियर है। ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद जो है वो इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी है और एक इंतहाई अहम मसला है, पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में। और एक रिपोर्ट के मुताबिक तो पाकिस्तान में 2008 से लेकर 2014 तक 28% इजाफा हुआ है ख़वातीन पे तशद्दुद पे। तो इस हिसाब से हम ये समझते हैं कि इस कैंपेन का मौजू इंतहाई अहम है। इसके बावजूद हम ये देखते हैं कि जब ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के ऊपर बिल पेश किए जाते हैं तो उसकी शदीद मज़ाहमत होती है, और ये कहा जाता है कि ये बिल जो है ये मर्दों के ख़िलाफ़ है, और ये भी कहा जाता है कि ख़वातीन को मारना जायज़ है लेकिन हल्के से। तो इस तरह की बहुत सी बातें सुनने में आती हैं जिससे ये तासुर जो है वो बहुत तक़वियत पकड़ता है कि ख़वातीन जो हैं वो मर्दों से कमतर हैं। तो इस कैंपेन का मकसद हमारे लिए यही है कि जो लोग इस बात पर यकीन रखते हैं कि ख़वातीन मर्दों के बराबर नहीं हैं वो इसको देखें और इसमें मौजूद ख़वातीन को देखें। जो इसमें सेलिब्रिटीज़ आपने इस कैंपेन में देखी होंगी, ये वो ख़वातीन हैं जो कि अपने अपने शोबों में मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। तो इनकी जानिब से जब ये पैगाम आवाम तक पहुँचे और उनकी तरफ से मज़म्मत जो वो कर रही हैं तशद्दुद की पहुँचे, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इससे एक चेंज आएगा लोगों की सोच में। जहाँ तक आपका सवाल है कि इसका असर या इसकी व्यूअरशिप के बारे में, तो हमें इसका बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। और पॉजिटिव मैं ये नहीं समझती सिर्फ कि कैंपेन बहुत अच्छी है। जब लोग हमसे ये सवाल पूछते हैं कि बीट मी ही क्यों, तो मेरे नज़दीक ये भी एक अच्छा रिस्पांस है, इसलिए क्योंकि इस टॉपिक पे बात हो रही है और ये सिर्फ सोशल मीडिया तक लिमिटेड नहीं है। आप और मैं भी इसके बारे में बात करें। जी आलिया, आप इत्तफाक करती हैं, आपको लगता है कि सेलिब्रिटीज़ का जो चुनाव था, जो कैंपेन का जो पैगाम था, वो मुअस्सर रहा है? जनाब, I mean, for starters, I think the campaign is a great idea and it's very well executed. लेकिन मेरा थोड़ा सा अगर इख्तलाफ है तो वो इस बात पे है कि जो लाइनअप की जो चॉइस है, कुछ ख़वातीन पे इख्तलाफ है कि जब यूनाइटेड नेशंस की आप बात करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि ग्रास रूट लेवल पे ये लोग काम करते हैं, दे ब्रिंग चेंज ऑन अ ग्रास रूट लेवल, एंड दैट्स हम ऐसे ही हमेशा हमने केस स्टडीज़, रिपोर्ट्स वगैरह हम अक़वाम मुत्तहिदा को यही देखते हैं कि ये बॉटम लेवल से लेके ऊपर तक काम लेकर आते हैं। लेकिन जो चॉइस ऑफ सेलिब्रिटीज़ है, क्या शायद इस वजह से तो नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ फेमिनिज़म एलिटिस्ट ड्रिवन है? हमारे यहाँ फेमिनिज़म एक जो होता है जो एवरीडे और रोज़मर्रा की जो ख़वातीन काम करती हैं, जैसे बुशरा अराई हैं हमारी लेडी हेल्थ वर्कर्स एसोसिएशन की जो हेड हैं, या सईदा ग़ुलाम फ़ातिमा जो हैं जिन्होंने बॉन्डेड लेबर के लिए काम करती हैं, या और मखसूस लोग बिल्किस ईदी हैं, सादिया शेख हैं, रुबीना इरफान हैं जिन्होंने वुमेंस फुटबॉल फेडरेशन सेटअप की हुई है। मतलब द लिस्ट इज़ एंडलेस। आप लोगों की चॉइस, मेरा सवाल तो ये है, व्हाट आई वांट टू नो इज़ कि आप लोगों की चॉइस सेलिब्रिटीज़ ही क्यों थे? आयशा, देखिए, मैं तो ये समझती हूँ कि इसमें सेलिब्रिटीज़ जो हैं, जैसे कि आपने जिक्र किया कि ये एलीट ख़वातीन हैं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं समझती। इसमें ऐसी ख़वातीन भी हैं जो हम्बल बैकग्राउंड से हैं और जिन्होंने अपनी मेहनत से माशरे में अपना मकाम बनाया है। एक और बहुत अहम पॉइंट है जो अंबर मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी, वो ये कि ये जो एक इम्प्रेशन है कि वायलेंस जो है वो सिर्फ कम्यूनिटी लेवल पर उसकी डिस्कशन होनी चाहिए, इस चीज़ से भी मैं एग्री नहीं करती। ख़वातीन जो है हमारे माशरे में तशद्दुद का शिकार होती हैं और हर तबके की ख़वातीन। आयशा, आई एम सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट करूँगी। इस बात पे ऑब्वियसली नो वन डिसएग्रीज कि जो क्या कहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज़ अक्रॉस एवरी लेवल एंड एवरी स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी। लेकिन जब आप लोगों को ये वीडियो ऑब्वियसली पेश होती है, एंड प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर सेइंग सो, दिस इज़ अ कमर्शियल, दिस इज़ नॉट अ पब्लिक सर्विस मैसेज। तो जब इस तरह का मैसेज आप आगे लोगों को दे रहे हैं, तो वुडंट इट बी बेटर कि अगर वो ख़वातीन हों जिनसे पाकिस्तान की जो बाकी सारी ख़वातीन हैं मास ऑडियंस लेवल पे, वो उनके साथ कनेक्ट कर सकें?
देखिए, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ आपका एक पर्सपेक्टिव है इसके बारे में, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये बिल्कुल एक एक्सक्लूसिव है जिसमें कि आम खवातीन की शमूलियत नहीं है, क्योंकि इनमें से काफ़ी सारी ऐसी खवातीन हैं जो बेशक शाना बशाना आदमियों के साथ खड़ी हैं, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन क्या है फेमिनिज्म में? देखिए, ये एक पहला वीडियो है, ये एक कैंपेन है कि जिसमें आपको मल्टीपल वीडियोस देखनी पड़ेंगी। अभी जो आपका एक इंप्रेशन या पर्सपेक्टिव है वो एक वीडियो की बुनियाद पर है जो Absolutely, and I hope it changes. I really hope it changes. रिलीज होनी है, and I hope you will stay tuned for that, and that will also help you change your perspective. तो हम will stay tuned कि एक अवामी वीडियो भी है, वो भी सामने आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा और आलिया आप दोनों का। अब हमने ब्रेक पे जाना, ब्रेक के बाद हम देखेंगे कि पाकिस्तान में जो मीडिया में एक नई एंट्री है वो क्या है। न्यूज़ वाइज में एक बार फिर खुश आमदीद। तमाम तर तनाज़ात, मुखालिफत और अदालती झगड़ों के बावजूद पेमरा DTH के 3 लाइसेंसों की नीलामी करने में कामयाब हो गया है। DTH क्या है और उसका आम टेलीविज़न सार्फिन और पाकिस्तान को क्या फ़ायदा है, देखिए खुर्रम शहजाद की इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद के 5 स्टार होटल में होने वाली नीलामी 15 घंटे तक चली और नतीजा घरों में बगैर तार के टेलीविजन नशियात पहुंचाने के लिए सहूलत, यानी DTH की इब्तदाई तौर पर 3 लाइसेंसों का इजरा। 3 कंपनियां कामयाब हुई और बोली 14 अरब 69 करोड़ 40 लाख रुपए की, जो तवक्कुआत से कहीं ज्यादा थी। 2003 से DTH सहूलियात को पाकिस्तान में मुतारिफ करवाने की कोशिश की जा रही है। मौजूदा नीलामी और DTH सहूलियात पर सबसे ज्यादा एतराज केबल ऑपरेटर्स हैं, जो कहते हैं कि इससे उनका कारोबार बुरी तरह मुतासिर होगा। इस बोली के इनेकाद के लिए पेमरा को सुप्रीम कोर्ट से खुसूसी इजाजत भी लेना पड़ी। पेमरा हुकाम ने तमाम एतराजात को रद्द किया है। नहीं, बिल्कुल बेरोजगार नहीं होंगे, ये गलत परसेप्शन है, इसको बिल्कुल डिनाई करना चाहिए। पूरी दुनिया में जहाँ पे DTH 25-25 साल से चल रहा है, वहाँ केबल बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई। वहाँ केबल अभी भी मेजॉरिटी में 60 to 70% डेवलप्ड कंट्रीज़ में केबल के पास बिजनेस अभी भी है, जहाँ DTH को आए हुए 25 साल हो चुके हैं। इससे पहले पाकिस्तान में गैर कानूनी भारतीय DTH पर इन्हिसार किया जा रहा था, जिससे अंदाजों के मुताबिक मुल्की सरमाए को अरबों रुपए का नुकसान हो रहा था। नीलामी के बाद 3 कंपनियों को लाइसेंसेस हासिल हुए। उनमें एक मैग एंटरटेनमेंट है, जिसने सबसे ज्यादा यानी 4 अरब 91 करोड़ की पेशकश की थी। सुप्रीम कोर्ट अहकामात और सरकारी जवाबत के बाद नीलामी में कामयाब होने वाली कंपनियों को वजारत दाखिला और सिक्योरिटी इदारों से क्लियरेंस के बाद लाइसेंस का इजरा किया जाएगा, जबकि कामयाब कंपनियों को लाइसेंस की मनसूखी से बचने के लिए अगले साल नवंबर तक अपनी सर्विस हर हाल में शुरू करनी है। कामयाब बोली दहनगान DTH सर्विस की कामयाबी के लिए पुरुमीद हैं। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द रिमेनिंग जो लीगल कार्रवाई है बाय पेमरा, उसके पूरा होने के बाद मिनिमम पॉसिबल टाइम में इसे सर्विसेज को लॉन्च कर दें और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द पाकिस्तानी अवाम को एक इंटरनेशनल लेवल की क्वालिटी सर्विसेज DTH सर्विसेज देखने को मिलेंगी, जिसकी अफोर्डेबल कीमत होगी, बहुत ही मुनासिब कीमत होगी। पाकिस्तान जनूबी एशिया का वाहिद मुल्क है जहां DTH सर्विस मौजूद नहीं, और यहां इसकी जरूरत भी है, लेकिन केबल जैसी सस्ती सर्विस के जरिए मुतअद्दिद गैर कानूनी चैनल्स की सहूलत के साथ क्या अरबों रुपए की सरमायाकारी से सरकारी सरपरस्ती में आने वाली DTH सर्विस कामयाब हो सकेगी? कैमरामैन हारून अनिल के साथ प्रोग्राम न्यूज़ वाइज के लिए खुर्रम शहजाद, इस्लामाबाद। न्यूज़ वाइज का वक्त अब ख़त्म हुआ। उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आप कोई कमेंट करना चाहें इस पर तो हमारा फेसबुक पेज हाजिर है और ट्विटर हैंडल भी है। मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डॉन न्यूज़ मज़ीद तज्जियों के लिए और ख़बरों के लिए।